चलो ठीक है। चलिए अभी हम आप लोग को ये रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है, ये टेस्ट सीरीज कंसिस्ट करता है, मतलब इसमें बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलता है। स्पेशली टेस्ट सीरीज का ही कंपाइलेशन है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको देखने को। इसमें 35 टेस्ट मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ तक 35 टेस्ट का कलेक्शन है। टेस्ट नंबर 1 आपको अभी बताएंगे, और ये मैथ्स का है, स्पेशली मैथ्स का है, मतलब ये जो सेशन है मैथ्स का ले रहा हूँ। तो इसमें कुल 20 के लगभग क्वेश्चन होगा। तो टेस्ट 1 का मैं मैथ्स का 20 क्वेश्चन को मैं जो भी मतलब क्वेश्चन है उसको मैं करवाऊँगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है। और इस टेस्ट का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन हम लोग के लिए ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा, शुरुआत है मतलब। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। देखिए कहता है 3 संख्याएं 4/5, 5/6 और 9/10 के अनुपात में है। इसमें कह रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 12 है, तो वह संख्या ज्ञात करें जो ना तो सबसे छोटी है और ना ही सबसे बड़ी है। तो वैसा संख्या प्राप्त करना है हमको, या उस संख्या के बारे में बताना है जो ना तो सबसे बड़ा है और ना ही सबसे छोटा है। तो इस चीज़ को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए आप किस प्रकार मतलब अप्रोच करते हैं। तो हमारा अप्रोच बहुत क्लियर होगा। इस प्रकार है कि मानते हैं कोई 3 संख्या है, कोई 3 संख्या है, जैसे कि A है, B है और C है। आप इसको कहेंगे कि आप ये ग्रेटर देन क्यों लगाए। तो ग्रेटर देन भाई इसलिए लगाया हूँ क्योंकि यहाँ आप पढ़िएगा कि वह संख्या ज्ञात करिए जो ना तो सबसे छोटी है और ना ही सबसे बड़ी है। तो आपको इसको देख के अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये B ही ऐसा संख्या है जो ना ही सबसे बड़ा है और ना ही सबसे छोटा है। देख रहे हैं, ये A इससे बड़ा हो जा रहा है और C इससे छोटा हो रहा है, मतलब मिडिल में, बीच में है। तो ऐसा स्थिति तभी होगा जब कोई बीच में होगा, बड़ा से जस्ट बाद में होगा और छोटा से जस्ट पहले होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो अब देखते हैं, कहता 3 संख्या इसके अनुपात में है। तो ये 3 संख्या तो हम हाइपोथेटिकली इसको लिखे, मतलब माने कि वो 3 संख्या होगा, लेकिन वही 3 संख्या इधर अनुपात में दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं कि जो 4/5, 5/6, 9/10 जो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है उसको एक पहले नंबर बना लेते हैं, क्योंकि नंबर में बना लेंगे तो आसान हो जाएगा हम लोग के लिए अप्रोच करना। तो देखिए क्या करते हैं कि 5, 6 और 10 का एलसीएम निकाल लेते हैं। इसको एक करने के लिए हम नीचे वाला, जिसको हम अंश के बाद जो नीचे होता है उसको हर कहते हैं, तो हर का हम डिनोमिनेटर निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि नीचे वाला इक्वल हो जाए और वो कट जाए पूरा, और ऊपर में अगर कुछ कॉमन आएगा तो वो भी कट जाएगा, अगर आएगा तब, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो देखिए कहते हैं हम इस प्रकार बनाते हैं कि 5, 6 और 10 का एलसीएम 30 आता है। आप निकाल लेंगे, खुद भी बन जाएगा 5, 6 और 10 का एलसीएम। अगर नहीं समझ में आता है तो बाद में कहीं बता देंगे कि कैसे फास्ट हम एलसीएम को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखने को मुझे 30 मिलता है एलसीएम, तो नीचे वाला को 30 बनाएंगे, हर एक संख्या में 30 बनाना पड़ेगा। तो ये 5 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करने पे 30 बन जाएगा। अगर 6 से नीचे मल्टीप्लाई किए तो 6 से ऊपर कर देते हैं, क्योंकि ये कट करके वैसे भी 1 देगा। तो हम इसको सिर्फ 30 करने के लिए उसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दूसरा संख्या ये है, इसको अगर हम 30 करें 6 को तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी 5 से कर देंगे। तीसरा संख्या है 9/10, इसको भी 30 करने के लिए हमको तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखेंगे कि रेशियो में अगर ये जो नीचे वाला इक्वल होगा तो नीचे वाला कट जाएगा पूरा, या तो ऊपर भी अगर कोई इक्वल रहेगा संख्या, या तो कुछ कॉमन आते रहेंगे तो वो कट के निकल जाते हैं। चूंकि यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने पे हमें कुछ कॉमन मिलता नहीं है, तो ये कुछ कटने वाला है नहीं, क्योंकि 24, 25 और 27 में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, इसलिए अब ये यहीं तक रहेगा। अब देखिए मैं बताता हूँ, ये क्या कहा कि वैसा नंबर B को खोजिए। यहाँ पे क्या ये B बन सकता है? 25 से कोई बड़ा है ऑब्वियसली है। 25 से कोई छोटा है। इसका मतलब है कि यही B होगा और ये A होगा और ये C होगा, ठीक है।
इस चीज़ को समझिएगा। अब देखिए, चूंकि ये रेशियो में है, मतलब अनुपात में है, इसका मतलब है कि कुछ कॉमन जो आया होगा वो कट चुका होगा। तो अगर जो कॉमन आया होगा तो सब में कॉमन होगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि इस इक्वेशन यहाँ पे बनेगा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 दिया हुआ है, आपको याद होगा, पढ़े होंगे पहले। तो भाई अगर कोई सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच में 12 अंतर बता रहा है, तो यहाँ पर इसको बना सकते हैं ना, इससे भी तो हेल्प ले सकते हैं कि ए अगर ये 27 है और ये छोटा वाला सबसे 24 है, तो 27 अगर मानते हैं कि के अनुपात में होगा, मतलब के टाइम्स होगा, क्योंकि रेशियो में तो कटा होगा कुछ कॉमन, तो ये वाला 24 के होगा और वही 12 के बराबर है। तो 27 से 24 जाएगा तो ये 3k हो जाएगा और ये 12 के बराबर हो जाएगा। तो k = 4 हो जाएगा। यहाँ पे ये कटेगा ना 4 टाइम्स, 4 बार कट जाता है तो k = 4 आ जाता है। अब जो पूछेगा आपको नंबर बता देंगे। तो यहाँ पे बोला है ना कि वह संख्या बताइए जो ना तो सबसे छोटा है और ना सबसे बड़ा है। तो यही संख्या b जो है वो सबसे छोटा भी नहीं है और सबसे बड़ा भी नहीं है। तो b आएगा क्या, ये b को हम लिखेंगे 25k। तो 25 और k का क्या यहाँ पे क्या है, 4 है ना, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे और ये 100 बन जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन नंबर दूसरा है टेस्ट नंबर 1 का, और यहाँ पर का भी ये मतलब कि टेस्ट का चौथा क्वेश्चन है, सॉरी, और यहाँ पर का ये दूसरा नंबर है क्वेश्चन। तो देखिए क्या कुछ कहता है यदि एक घन का पृष्ठ, कोई घन है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब एरिया ही है, ठीक है। तो घन का आयतन क्या होगा। इसको बनाने से पूर्व आपको कुछ चीज़ें जानना होगा, जैसे कि आप क्या जान सकते हैं इसमें कि आयतन क्या है और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। चूंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले दिया हुआ है और उससे संबंधित हमारे पास संख्या भी दिया हुआ है, मतलब उसका संबंध भी बताया हुआ है, जरूर कहीं ना कहीं उसी से कुछ निकलेगा और आयतन में भी डिमांड करेगा और आयतन आप उसके सहायता से निकाल देंगे। ये चीज़ मैथ्स का ये लैंग्वेज है, ये समझना पड़ता है कि आखिर दिया है तो उससे कुछ निकालना होगा, ठीक है, उससे कुछ निकलेगा। तो पहले मैं बता दूं घन है क्या। तो घन आप इस प्रकार के कोई शेप को घन कह देते हैं। एक यह घन है जिसमें आपको अगर किसी के साइड को ए मानते हैं तो इसके हर साइड को, मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब ए ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो भी आपको देखने को मिलेगा हर जगह एक ही साइड, एक ही प्रकार के साइड मिलेंगे, मतलब कि एक ही से माप होगा सबका, चाहे मीटर में हो या फिर सेंटीमीटर में हो, ठीक है। जितना बड़ा होगा मतलब कि वो एक ही माप का होगा हर साइज। तो चलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जानकारी आपको दे दें कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल वो कुछ नहीं होता है 6 टाइम a²। देखिए मैं बताता हूँ, किसी वर्ग में या तो किसी घन में, वर्ग नहीं घन में, क्योंकि वर्गों की सहायता से ही बनता है, तो घन है, तो घन में एक इधर देख रहे हैं आप, एक इधर देख रहे हैं, एक इधर देख रहे हैं, 3 तो दिख रहा है आपको। इसके अलावा भी 3 फेस होता है, एक नीचे वाला और एक इधर और एक उधर वाला, तो 3 6 फेस होता है। एक का एरिया निकालने के लिए हम साइड ए है तो उसको ए और ए से गुना करते हैं तो a² रहता है, तो 6 फेस है तो 6 का एरिया क्या होगा, सभी फेस तो सेम है तो 6a² हो जाएगा। तो इसीलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल, मतलब सभी का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबका मिला करके 6a² होता है। और यहीं पे आयतन अगर पूछता है तो आयतन कुछ नहीं होता, ये साइड का क्यूब हो जाता है। चूंकि यहाँ पे साइड ए है इसलिए ये ए का क्यूब हो गया, ठीक है, ये ए है, समझ रहे, तो ये ए का क्यूब हो गया ये। चलिए अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6a² दिया हुआ है हमारा, 6a² क्या दिया हुआ है 5046 है। यहाँ से देखिए ना, यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ से a निकल जाएगा। 6 को आप यहाँ डिवाइड करेंगे 6 से तो 8 6 48, 2 यहाँ से तो 8 3 24, 8 3 24, सॉरी 6 है ना, 6 चौक 24, 6 चौक 24, और यहाँ से क्या होगा 6 का एक टाइम पढ़ेंगे, मतलब 6 1 6 तो 1 हो जाएगा। तो ये ए
स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर है तो ए से यहाँ से क्या बन जाएगा, ये रूट चढ़ जाता है 841, तो ये 29 हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा कभी कि रूट कैसे बदलता है, रूट में कैसे हो जाता है, वो क्या प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पे आप मान के चलता हूँ कि आपको पता है। तो ये ऐसे हो जाता है, तो ए हमारे पास 29 आ गया। चूंकि ए जो है एक लेंथ है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये आयतन पूछ रहा है आपसे, मतलब कि इसी का क्यूब पूछ रहा है। तो क्या करना है कि ए तो हमारे पास 29 दिया हुआ है आपको सेंटीमीटर, ए क्यूब पूछ रहा है, इसको क्यूब कर देंगे और इधर को भी क्यूब कर देंगे, यही वॉल्यूम हो जाएगा हमारा। जो आयतन पूछ रहा है 29 का क्यूब बनाना है आपको। देखिए अगर ये 9 है लास्ट में, तो यूनिट डिजिट को 3 टाइम्स तो मल्टीपल होगा, तो 9 का मल्टीपल करेंगे 3 टाइम्स, 9 का क्यूब होता है 729। जैसे कि 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 81 को एक बार और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 729 आएगा। तो 9 लास्ट में फिर भी आएगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि 9 को मतलब यूनिट डिजिट निकाल करके वो डायरेक्ट ऑप्शन को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इतना करेंगे तो आपको समय खाएगा ये। तो उस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 9 आपको 2 बार मिल गया, 2 चीज मिल गया। इसका अर्थ हुआ कि ये तो कभी हो नहीं सकता, ये दोनों कट जाता है, तो 50% चांसेस आपका यहीं से क्लियर हो जाता है। तो अगर ये 9 है, यहाँ पे कुछ और कोई और संख्या होता, 7 होता, 3 होता, 4 होता, तो अल्टीमेटली वो आंसर हो जाता। तो यहाँ पे तो कुछ पता नहीं चल रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि हमें निकालना पड़ेगा। तो 29 का डबल तो ये है 841। अब 841 को 29 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहीं पे साइड पे आप लिख करके अपने कॉपी में 25 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, 841 को 29 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, रिमेनिंग 3, 8 9 जा 72 प्लस 3, तो ये 75 हो जाएगा। आप हिंदी में कर लीजिएगा, चूंकि मेरे को इंग्लिश में याद है इसलिए मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ। तो 2 का 2 हो गया, हिंदी भी बता देंगे आपको। 4 दूना 8, 8 दूना 16, इसको जोड़ लीजिएगा। 9 6 2 8, 8 5 13 का 3 बाकी 1, 7 6 13, 1 14 4 बाकी 1, 2 4 3 8 9 आ रहा है कैलकुलेट करके। तो ये हमारा जो 2 4 3 8 9 आ रहा है, ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर का भी ये क्यूब होगा। तो देख लीजिए आंसर 24389 का क्यूब आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपको तीसरा क्वेश्चन है ना, तीसरा क्वेश्चन, और यहाँ पर का तीसरा क्वेश्चन मतलब टेस्ट का 11वां नंबर क्वेश्चन है ये। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। कहता है जब एक गेंद है कुछ ऊंचाई से गिरती है तो वह धरती से टकराकर उस ऊंचाई के 4/5 भाग तक उछलती है। यदि किसी गेंद को 40 मीटर ऊंचाई से गिराया जाए तो तीसरे उछाल में वह कितनी ऊंचाई तय करेगी। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी ऊंचाई से गिराते हैं तो गिराने के समय आप अगर पढ़े होंगे फिजिक्स में, कहीं बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो फिजिक्स ऑप्ट करते हैं अपने इंटरमीडिएट क्लास में, इंटर में मतलब। तो क्या होता है कि जो ऊर्जा उसके पास होती है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, कुछ एनर्जी होता है, मतलब ऊपर जब हम रखे रहते हैं तो वो एनर्जी नीचे जाता है तो कम जाता है। जब टकरा के आता है ना तो वो हाइट उतना नहीं आ पाएगा। आप देखेंगे कोई गेंद को पटकेंगे तो थोड़ा कम जाता है हाइट, फिर धीरे धीरे कम के नीचे चला जाता है, मतलब उसकी ऊर्जा फिर खत्म हो जाती है। ठीक है, तो हाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास एक ऊर्जा होती है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, मतलब एक प्रकार का ऊर्जा है उसके पास, वो एनर्जी धीरे धीरे कम जाती है। वही कहानी यहाँ पे होगा कि एक बॉल है, वो कुछ ऊंचाई से गिरती है, वो 3 बार गिरती है, उसकी हाइट मतलब गिरने के उपरांत उसकी हाइट 4/5 हो जाती है। 3 बार अगर 4/5 होती है, मतलब यहाँ पर आया फिर 4/5, फिर तो कहाँ तक पहुँचेगी तीसरे उछाल में। बस वही क्वेश्चन है, इसको बहुत ही सिंपल ढंग से आप बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। ये देखिए हाइट है 40 मीटर, हमारा हाइट अटेन किया हुआ है। वो गिरेगा, कुछ नहीं करेंगे, एक बार गिरेगा तो 4/5 हो जाएगा, अपने इनिशियल हाइट का 4/5 हो जाएगा, मतलब शुरुआती अवस्था का। दूसरा बार भी 4/5, तीसरा बार भी 4/5। देखिए इसको सावधानी से करेगा, कहीं गलती नहीं हो जाए। तो 5 8 जब 40, मतलब 5 को 8 से गुना करेंगे 40 कट जाएगा वो। तो 8 चौक 32, यहाँ देख रहे हैं 32 हो रहा है, और यहाँ 4 चौक 16 हो रहा है, और ये 25 हो रहा है।
इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 100 हो जाएगा और ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा उसके साथ। मैं क्यों कर रहा हूँ ये आपको आगे चल करके मालूम पड़ेगा। देखिए 32 है, यहाँ 16 है, 16 यहाँ पे इसको स्प्लिट कीजिएगा तो 2 और 2 हो जाएगा, तोड़ेंगे तब तो 16 दूना 32 मिल जाएगा और इधर भी 32 है और एक 2 भी है तो 32 का 32 इंटू 32 का स्क्वायर हो जाता है जो मुझे याद है। तो मुझे याद है तो 32 का स्क्वायर जो होता है 1024 हो जाता है, मतलब कि 1024 होता है। और चूंकि इसको दो में टूटा था तो 1024 को भी 2 बार गुना कर दीजिएगा तो 1024 मतलब कि 2048 हो जाएगा, 2048 हो जाएगा। और ये 25 चौक 100 होता है, मतलब 2 जीरो नीचे है एक के साथ, तो 2 जीरो जब उसको हटाएंगे तो ये ऊपर आकर के यहाँ पे एक डेसिमल के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर होता है। आप बोलेंगे कि सर ऐसा फॉर्म में तो कहीं दिया हुआ नहीं है। हाँ, 20 इंटीजर देख करके आप जल्दीबाजी में मार के निकल सकते हैं, जो कि गलत नहीं होगा। लेकिन आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम इसको तोड़ेंगे कैसे फ्रैक्शनल वैल्यू में, तो भैया 20 तो आप समझ में आ रहा होगा कि इंटीजर है, फ्रैक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे कर दीजिए ना, 48/100 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये हटेगा तो 1 और ये 2 अंक रहने के कारण यहाँ पर डबल जीरो पड़ जाता है। यहाँ देखिएगा 4 से काट दीजिएगा तो 4 का 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 12/25। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 12/25 है और ये 12/25 आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा। तो ये 20.12/25 जो है इसका आंसर हो गया। ठीक है, चौथा। हाँ, चौथा। एक क्वेश्चन चौथा बता रहे हैं, हालांकि टेस्ट का एक क्वेश्चन नंबर 12 के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो बताते हैं इसको। कहता है कि एक व्यापारी अपने माल पर इतना मूल्य अंकित करता है कि 10% छूट देने के बाद उसे 15% का लाभ होता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु की लागत उसे 720 रुपये पड़ती है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए मैं बताता हूँ, एक फार्मूला है CP/MP, मतलब कि क्रय मूल्य और ये अंकित मूल्य के बीच में एक रिलेशन है, उसको आपको याद रखना होता है कि 100 माइनस ये जो देख रहे हैं आप छूट जो देते हैं उसको यहाँ पे माइनस कर लेंगे और ये 100 जो है 15% का लाभ हो रहा है, इसको आप यहाँ पे प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये आंसर बनाएगा। आंसर का फॉर्मेशन देखिए कैसे होगा कि 90 बनेगा और यहाँ से 115 होगा। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े ना कि अंकित मूल्य जो है वो क्या होगा? 720 रुपया अगर लागत पड़ता है। लागत का मतलब समझते हैं आप? 720 रुपये यही है, ये देख रहे हैं 9 8 72, 8 टाइम्स है। इसको भी आप गुना कर दीजिए 8 बार, तो ये 8 से गुना करेंगे तो 120 और 800 920 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे और ये 920 जो है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 4 या 5? 4। ये चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, 5वां क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको टेस्ट में 19 नंबर के रूप में मिलेगा। ठीक है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन सिर्फ पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि एक साधारण धनराशि है, मतलब कुछ पैसा है, धन है, वो साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है, मतलब देता है। कोई धन लगाते हैं ना बैंक में या कहीं और, या किसी को देते हैं आप, तो कुछ पैसा लेते हैं ना देने के लिए कि भाई इतना समय बाद हम कुछ लेंगे आपसे। तो वही बात है कि कुछ धनराशि है, उसमें साधारण ब्याज इतना करार हुआ है कि 8/25 लेंगे हम उस धनराशि का एक समय बाद। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से आधी है, मतलब वर्ष अगर 2 है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि वर्ष अगर 2 है, वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशत से आधी है, तो दर जो है हमारा 4 होगा। समझ रहे आप? मतलब कि दर जो है वो क्या है? ज्यादा है और उसका आधा क्या है? समय है। तो प्रति वर्ष दर क्या है? तो देखिए कुछ नहीं है, पहले रिलेशन बना, पहले मेरे को समझाना है आपको कि सिंपल इंटरेस्ट का एक गोल्डन फॉर्मूला है कि PR/T/100, बस ये याद रखिए।
कुछ नहीं है। अब रिलेशन देखिए यहाँ पर दिया होगा कि यदि वर्षों की संख्या, मतलब ये जो टाइम है ना, ये दिया हुआ है कि प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता से आधी है, मतलब दर का आधा है। इसका मतलब समझते हैं आप, मतलब रेट ज़्यादा है, रेट को आधा करेंगे तो टाइम हो जाएगा, ठीक है। इसी में एक रिलेशन बनाना है, आपको आंसर ले आना है। क्योंकि मुझे मालूम है कि SI = PRT/100 होता है और SI 8/25 दिया हुआ है। ये धनराशि का है, उस धनराशि का 8/25 गुना, तो P तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा। और चूंकि यहाँ पे पूछ रहा है दर क्या होगा, तो R तो आएगा ही आएगा, लेकिन टाइम यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो टाइम को दर के रूप में लिखेंगे और टाइम को हटा देंगे, तो टाइम की जगह पे R/2 लिख देंगे, R/2। और नीचे 100 तो आता ही है, बस इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा क्या होगा। तो भाई देखिए P से P कट जाता है यहाँ पे, और 25 से आप 4 टाइम्स काट देंगे, ठीक है। देखिए 4 दूना 8 और 8, मतलब 8 × 8 आ रहा है यहाँ पे, और ये R × R हो रहा है। R ही तो पूछ रहा है, एक R पूछ रहा है, एक R 8 के बराबर है। यही आपका आंसर आ जा रहा है, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 20 है, जो रुक्मणी पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 1 बुक है LP वगैरह, LP और टेक्नीशियन के लिए, उसमें 20 क्वेश्चन नंबर मिलेगा। हम मैथ्स का सीरीज करा रहे हैं और यहाँ पे ये आपका सीरियल नंबर 6 हो जाएगा, मतलब 5 क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं। इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें है क्या, कैसे अप्रोच करेंगे। कुछ नहीं है, कहता है A, B और C तथा C एक ही समय एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में क्रमशः 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पर आवर और ये 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब सब किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ स्पीड है, की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि स्टेडियम की परिधि 4 किलोमीटर है, स्टेडियम की परिधि होती है वो 4 किलोमीटर दी हुई है, जब सभी व्यक्ति एक दूसरे से जब आरंभिक बिंदु पर मिलते हैं तो उस समय तक बी के द्वारा लगाए गए चक्कर की संख्या क्या है। यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। पहले देखिए, एक तो हम लोग जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट होता है, मतलब कि हिंदी में कहते हैं दूरी इक्वल्स टू समय और चाल का गुना, समय गुने चाल। तो इस चीज को अगर जानते हैं आप तो आपके लिए आसान हो जाएगा। और एक चीज, ये सिचुएशन हो क्या रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है, कहीं से भी किसी भी बिंदु से ये तीनों प्राणी जो हैं स्टार्ट करते हैं अपने अपने अलग अलग स्पीड से, 12, 15, 18 किलोमीटर पर आवर देख रहे हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। तो इनको देखकर मिलने के लिए जो समय है वो निकालना पड़ेगा। एक बार निकालेंगे ना जिसमें कि तीनों लोग एक साथ मिलते हैं और तीनों लोग मिलेंगे तो उनके बीच में नंबर ऑफ ड्यूरेशन भी होगा, मतलब नंबर ऑफ टर्न भी होगा। ए कुछ टर्न लगाएगा, बी कुछ टर्न लगाएगा, सी कुछ टर्न लगाएगा। उसी प्रकार तो ये कह रहा है कि यदि स्टेडियम की परिधि 4 किलोमीटर, परिधि भी दिया हुआ 4 किलोमीटर, तो फिर कहता है कि जब एक बार मिलते हैं पहली बार तो उस समय तक बी के द्वारा लगाया गया चक्कर क्या होगा। तो भाई जब तीनों एक साथ घूमेंगे इस पे, तो एक समय आएगा कि तीनों एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो तीनों का मिलने का समय बड़ा होगा और ये जो बी है उस समय तक कितना टर्न लेगा उसका समय अलग होगा। तो जब बड़ा वाला समय से हम छोटा वाला समय पता डिवाइड कर देंगे तो उनको टर्न पता चल जाएगा कि कितना बार घूम चुका है उतना दूर में। तीनों को मिलने के क्रम में कितना बार बी घूमा है वो हमको बड़ा से छोटा कर डिवाइड करेंगे टाइम, वो मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कि 10 रुपये का हम टॉफ़ी लाए हैं और अगर हमें पता है कि एक टॉफ़ी का दाम 2 रुपये है तो 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा ना कि 5 टॉफ़ी है, 5 टॉफ़ी लाया गया है हमारे द्वारा। तो ये 5 टॉफ़ी जो है ये बता रहा है कि इसका नंबर क्या है। उसी प्रकार बड़ा वाला मिलने का मतलब तीनों का मिलने का समय से अगर पी का समय को डिवाइड कर दिया जाए तो नंबर ऑफ टर्न बता देगा। चलिए बिना समय गवाए हम इस चीज़ को यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। कुछ नहीं है, पहले हम इसका मिलने का समय निकालेंगे। तो समय निकलेगा कैसे, जब LCM लेंगे। कैसे निकालेंगे, 4 किलोमीटर टाइम का, तो 4 किलोमीटर को जाने में ये 12 किलोमीटर पर आवर ले रहा है, ये 12 किलोमीटर पर आवर ले रहा है। एक 4 किलोमीटर जाने में वो भी 15 किलोमीटर ले रहा है और तीसरा है जो कि 4 किलोमीटर ही जाने में मतलब वही जो है वही वृत्ताकार पथ, तो ये 18 किलोमीटर पर आवर ले रहा है। देखिए किलोमीटर से किलोमीटर ये काट दे सकते हैं हम लोग, ठीक है, और इस भी जो कटेगा उसको काट लेंगे हम।
तो ये 4 है, 15 है, नहीं कटेगा। ये 4 है, 2 दूना 4, 2 नंबर 18। चूंकि एलसीएम निकालना होगा इसका समय का जब तीनों मिलेगा। तो भाई देखिए ऊपर 1 और 4 और 2 है, तो एलसीएम 4 और 2 का 4 आ जाएगा। और नीचे वाला का हम एचसीएफ निकालते हैं, आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो एलसीएम जब निकालना होता है तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ। 3, 15 और 9 का एचसीएफ आपके पास 3 आ जाएगा। मतलब कि तीनों का मिलने का समय 4/3 आवर है। ये तो तीनों का मिलने का समय है। उसके बीच में बी भी तो कई राउंड घूमे होंगे, तभी तो एक कॉमन राउंड आया होगा जहां पे तीनों मिले होंगे एक साथ फिर। तो ये तीनों का मिलने का समय हमको पता चल गया। अब बी का ढूंढना है तो कुछ नहीं करना है, बी के द्वारा जो लगाया गया कितना समय लगा है, कितना समय के लिए, तो देखिए 4 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर था। ये घुमाए कितना के लिए, 15 किलोमीटर पर आवर। तो इसको टाइम कितना लगा, 4/15 आवर। अब इसी टाइम से हम इसको अगर बड़े वाला टाइम को अगर हम डिवाइड कर दें तो ये हमको बता देगा ना कि नंबर ऑफ टर्न, कितना टर्न घुमा है। तो ये 4/3 था और यहाँ पर 4/15 ये आवर में आ जाएगा। आवर से आवर काट देंगे और यहाँ से 3 को 5 से काट देंगे, 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 4 है, ये 4 है, ये भी 4 कट जाएगा, ये 5 है। तो ये देखिए ये वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब कि नंबर ऑफ टर्न जो हुआ 5 टर्न हो गया। 5 बार ये घूम जाएगा जब तीनों मिलेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है आपका, टेस्ट नंबर 1 का रुक्मिणी पब्लिकेशन का। अभी हम आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन यहाँ पर जो चल रहा है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, 7वां है। तो इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है कि नमक तथा पानी के 300 लीटर के मिश्रण है, एक मिश्रण है, मिक्सचर है जो 300 लीटर का है। 300 लीटर है, उसमें नमक भी है। तो नमक जो है वो कितना दिया हुआ है, 40% नमक है। तो कहता है कितने लीटर पानी का बाष्पीकरण हो जाए। बाष्पीकरण मतलब उड़ा देना, बाष्प को रूप में उड़ा देना पानी को। ठीक है, बाष्पीकरण हो जाए जिससे कि नमक 75% रह जाए। तो नमक 75% कब रहेगा भाई, जब हम उसको उड़ाएंगे तब। तो पहले तो देख ले कि नमक है कितना, नमक पता चल जाएगा हमको कैसे, जब 300 लीटर जो है यहाँ पर, इससे हम क्या करें कि इसमें होगा क्या, मुख्यतः नमक होगा जिसको हम साल्ट कहते हैं, उसमें फिर होगा वाटर। ठीक है, तो साल्ट 40% है, तो 300 का 40%, 300 का 40% मतलब 120 आ जाएगा। रिमेनिंग बचेगा कितना, वाटर इसमें कितना बचेगा, तो वाटर भैया बच जाएगा 180 लीटर। अब देखो क्या कहता है, ये जो 120 जो है ये 75% रह जाता है बाद में जब उड़ाने के बाद। तो भाई टोटल कितना था, 300 में मानते हैं कि x अमाउंट ऑफ वाटर उड़ गया होगा, वही उड़ने वाला पूछेगा आपसे आंसर। अब ये उसके बाद 75% रह गया, मतलब कि 3/4। 75% का मतलब 3/4। फ्रैक्शनल कुछ वैल्यू होते हैं, उसको याद कर लीजिएगा। जैसे कि 1 होता है 100%, 2 होता है 50%, हाँ 100%, 1/2 होता है 50%, 1/3 33.33%, 1/4 ये होता है 25%, 1/5 होता है हमारे पास 20%, 1/6 ऐसे करके, मतलब कि 10 तक आप निकालिएगा। मेरे को 20 सेट भी आगे याद है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कैसे होता है। तो ये 75% है, मैंने बोला ना कि 75%। देखिए जैसे कि 50% यहाँ बता दिया मैंने, 75% है। तो 75% को हम कैसे लिखते हैं, 3/4 कर देते हैं 75%। ठीक है, तो यहाँ पर 3/4 मैंने कर रखा है, 3 से उड़ा दीजिए। ये देखिए यहाँ जाएगा, गुना हो जाएगा तो 160 हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। आप निकाल लीजिए, आसानी से निकल जाएगा 140 लीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर बी। ठीक है, चलिए चलो ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 28वां है और यहाँ पर का 8वां क्वेश्चन कराया जा रहा है आपको। ठीक है, कुछ नहीं है, इसको पढ़ते हैं पहले। कहता है 2 पाइप ए और बी टैंक को क्रमशः 24 और 32 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय बाद बी को बंद कर देनी चाहिए जिससे टैंक 18 मिनट में भर जाए। 18 मिनट में टैंक भर जाएगा। ठीक है, तो
किसको बंद करना है आपको? बी को बंद कर देनी चाहिए, जिससे कि टैंक 18 मिनट भर जाए। तो दिमाग में लगाइए कि 18 मिनट बी को बंद कर देंगे, कितने समय बाद बी को बंद कर दिया जाए जिससे कि टैंक 18 मिनट में भर जाए। तो भैया ए तो 18 मिनट पूरा चलेगा, एक बार में तो कुछ कहा नहीं जा रहा है, ये तो हमेशा साथ देगा। तो एक साथ तक देगा। तो देख लेते हैं कि एक अब टोटल कितना टाइम ले रहा है, 24 मिनट ले रहा है। अगर 18 मिनट तक चलेगा तो कितना भाग गया, 3/4 भाग यही भर दिया। 3/4 भाग ए ने पूरा कर दिया। तो बचने कितना दिया बी के लिए? तो बी के लिए हमारे पास बचा कितना, 1/4 भाग। 1/4 भाग बी करेगा, ठीक है। और 1/4 भाग को बी जो कि 32 मिनट में पूरा कर रहा है, 32 मिनट में एक भाग कर रहा है, एक भाग को 32 मिनट में कर रहा है। तो 1/4 भाग को क्या करेगा, टाइम भी तो 4 से डिवाइड हो जाएगा ना। जैसे एक भाग को भरने में, पूरे भाग को भरने में 32 मिनट लग रहा है, उसको 1/4 कर दिए, 25% कर दिए। तो भाई टाइम भी तो 25% लगेगा ना, टाइम भी 25% लगेगा। अगर क्वांटिटी जो बन रहा है उसको कम कर देंगे तो समय भी कम लगेगा। तो ये बात है कि भर रहा है तो भरेगा भी कम, अगर समय कम कर देंगे तो भरेगा कम। तो भरना ही कम है तो समय भी कम हो जाएगा। तो देख लीजिए, यहाँ से काट दीजिए, देखिए ये 8 मिनट का समय इसको लगेगा। यही आंसर है भाई, ये वाला, बस यही आंसर है। चलिए देखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही हलवा, मतलब बोले तो लड्डू क्वेश्चन। लड्डू क्वेश्चन कैसा है जो देखिए, कहता है ए और बी दो गो आदमी हैं, कोई काम को क्रमशः 30 और 40 दिन में पूरा करता है। मानिए कि लड्डू ही बनाने का काम है, वो 30 दिन लेता है, वो 40 दिन लेता है। तो भैया दोनों मिलकर कार्य शुरू करता है, दोनों कार्य में लगा है, शुरू कर लेता है। कहता परंतु समाप्ति से 4 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। मानते हैं कि बी का शादी हो रहा है, ठीक है। तो बी 4 दिन पहले छुट्टी लेगा ना जी, तो उसी प्रकार वो छुट्टी लेकर चला गया समाप्ति होने से पहले। तो कुल कितना समय लगेगा अब कार्य को समाप्त होने में? कुछ नहीं है, करते हैं। देखिए पहले हम लिखेंगे कि ए को लग रहा है 30 दिन, बी को लग रहा है 40 दिन। देखिए हम इसकी इफिशिएंसी निकाल लेंगे, पहले तो टोटल वर्क निकाल लेंगे कि टोटल वर्क है कितना। तो जब हम इसका एलसीएम लेते हैं ना तो पूरा वर्क निकल जाता है। एलसीएम निकालेंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 120 है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एक दिन में ये कितना काम कर सकता है, इसकी इफिशिएंसी क्या है। तो 30 से इसको मारेंगे तो ये 4 यूनिट दे देगा कि 4 यूनिट डेली करेगा। ये 4 से मारेंगे तो 3 यूनिट, ये 3 यूनिट डेली दे देगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, देखिए ये 4 यूनिट कर रहा है, ये 3 यूनिट कर रहा है, लेकिन परंतु समाप्ति से 4 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। 4 दिन पहले से बी कार्य छोड़ देता है। अगर बी 4 दिन काम और करता रहता तो 120 यूनिट में 4 दिन अगर और करते रहता तो क्या होता। तो बी जो है हमारे पास 3 यूनिट है, तो 4 दिन करता, 4 से 12 हो जाता है। उस चीज को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 12 मिनट। अब देखिए ये जो काम हो रहा है ना, इसमें ए और बी दोनों ही शामिल हो गया। तो ए तो इतना करेगा, अब बी इसको कर नहीं रहा है लेकिन इसको करवा रहे हैं हम। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे ना हम इसके पूरे से, मतलब इफिशिएंसी दोनों का लेकर के, तो पता चल जाएगा कि कुल कितना समय लगा। क्योंकि ए का इसी में है, ए पूरा रहेगा, तो ए का जो समय रहेगा वो पूरा मतलब कि लेगा इस कार्य को, पूरा काम को करने में। ये जो मतलब कि इसका इफिशिएंसी है, इससे हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो 4 3 7 है मेरे भाई, ये कितना हो गया, 132 हो गया। और 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 7 को 7 से करेंगे और 4 11 और 3 7, तो 7 से लगाइए तो 7 है, तो 7 8 56, 7 9 63, 7 10 का 70, 7 10 का 70। देखिए 10 दिन, तो ये कितना हो गया, 70 हो गया। नहीं 7 दिन 70 कैसे हो गया यार, 7 का 7, 7 दिन 10, 62 हो गया। 6 7 9 63, ये 18 दिन हो गया, ठीक है। 7 8 56 है, 4 2 6 है, 18.6/7 दिन जो है इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कहीं पर है, ये है, ठीक है, गुड। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को देख लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
36 नंबर का क्वेश्चन है वो टेस्ट का, और 10वां नंबर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू जो मैं करवा रहा हूँ, मतलब इसके क्रम में 10वां पर होता है। कुछ नहीं है, कहता है एक व्यक्ति अपने सामान्य गति से जा रहा था, कुछ हो जाता है, उसका 7/9 गति से चलते हुए अब जा रहा है, अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब पहले जो जाता था ना उसका कम कर दिया, 7/9 स्पीड कर दिया, तो वो 10 मिनट देरी हो जा रहा है। कहता है कार्यालय पहुंचने का सामान्य समय क्या है, मतलब पहले जो जाता था उसका समय क्या था। कुछ नहीं है, हम जानते हैं ना कि जो स्पीड होता है ना वो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो भाई उलट जाता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो 7/9 अगर गति का है तो टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो 9/7 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 का अंतर है दोनों में। ये 2 यूनिट जो है ना प्लस 2 यूनिट, ये 2 यूनिट है किसके बराबर, 10 मिनट का देरी हो रहा है। यही 10 मिनट के कारण 2 यूनिट के कारण 10 मिनट का देरी हो रहा है, मतलब 1 यूनिट कितना हुआ, 5 मिनट। तो भाई पहले वाला कितना था, पहले वाला टाइम कहाँ निकलेगा, पहले वाला टाइम कहाँ था, ये था, तो 7 × 5 कर दीजिए, यही 35 मिनट जो है पहले वाला हो गया, समझे, पहले वाला टाइम ये हो गया। और अभी का अगर पूछता तो हम इसको 9×5 जब 45 करते हैं, 9 को 5 से गुना करके 45 कर देते, क्योंकि सामान्य समय पूछ रहा है कि जाने का समय क्या है। अभी ना 7/9 हुआ, पहले का समय क्या था, तो ये 35 मिनट हो जाता है। यही आंसर है आपका भाई। तो इसको आप यहाँ देख रहे हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है आपके टेस्ट में, और यहाँ पर ये क्वेश्चन 11 है। ठीक है, मतलब 11वां क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। कुछ नहीं करना है यार, x का संभव मान ज्ञात कीजिए, मतलब x का क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या मान आ सकता है। तो ये देख रहे हैं, ये वाला क्या है, 4x² - 8x + 3। ये चाहते तो वहीं पे कर देते, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं, चूंकि बता रहे हैं इसलिए यहाँ पे करना पड़ेगा। देखिए क्या करते हैं, ये दोनों जो टर्म देख रहे हैं ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। तो मल्टीप्लाई करके 12 आ गया, और उस 12 को ऐसे तोड़ना है हमको, ऐसा तोड़ना है कि 12 का 2 टर्म आएगा, उसको जोड़ करके ये आ जाए 8 आ जाए, और गुना करने पर 12 ही आ जाए। तो क्या करेंगे यहाँ पर, क्या यहाँ पे हम 6 और 2 कर सकते हैं, 6 और 2 हो सकता है ना। तो इसी टर्म को हम अगर 6 कर दें और 2 कर दें, देखिए पहले माइनस हुआ है, तो पहले तो माइनस माइनस होगा, ये माइनस माइनस हुआ होगा। अब यहाँ पलट गया तो ये 6 और 2 हो जाएगा, समझे। तो 6 और 2 हो गया यहाँ पर, मतलब 0, 6 और 2 होता है। आप इस चीज़ को पढ़े होंगे तब समझ जाएंगे कि कैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए अब इसको 4 से अब डिवाइड करते हैं, ये वाला संख्या से इसको डिवाइड कर लेते हैं। इधर देखिएगा ये कटेगा और ये कटेगा, तो ये 3 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, तो ये 1.5 दे देगा, और ये कट करके 0.5 दे देगा, क्योंकि नीचे 2 आ जाएगा, 1/2.5 होता है। तो ये जो देख रहे हैं ना आप, इस चीज़ को आप कहाँ देख रहे हैं, तो बताइए 1.5 0.5 कहाँ है, 1.5 एंड 0.5, 1.5 एंड 0.5, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 12वां यहाँ पे बता रहे हैं, हालांकि टेस्ट में आपको 50 नंबर के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ये दिया हुआ है कि 7 sin² θ + 3 cos² θ ये 4 के बराबर है, और ये थीटा जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में रहता है। तो tan θ का मान बताइए। देखिए tan θ निकालना है आपको। ठीक है, चलिए आपको एक फॉर्मूला जो कि हमेशा याद रखना है, वो sin² θ + cos² θ = 1। ये फॉर्मूला आप एकदम याद रखिए, कंठस्थ रखिए, तभी बन सकता है ऐसा क्वेश्चन, नहीं तो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आप बना पाएंगे, मतलब ये दिमाग में स्मरण शक्ति में रहना चाहिए। अब देखिए जब ये चीज़ पता है, तो ये sin² θ + cos² θ क्या करते हैं ना कि इसको स्प्लिट कर करके एक को sin² θ + cos² θ के रूप में लिख लेते हैं कहीं पर। ठीक है, मतलब बना लेते हैं, इसको स्प्लिट कर लेते हैं, अच्छा ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये 7 sin² θ को हम लिख सकते हैं ना कि 4 sin² θ + 3 sin² θ + 3 cos² θ = 4। ठीक है,
अब देखिए ये चीजें हो गई, तो ये दिख रहा होगा आपको, बस यही दिखाना चाह रहे हैं आपको कि ये जो है वो 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 4 के बराबर आ जाएगा। देखिए ये तो हमारे पास ऑलरेडी 1 है, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा और ये 3 जाके उधर 4 में माइनस हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या मुख्य रूप से कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, ये 4 नीचे चला जाएगा, ठीक है, और ये 3 उधर जाकर माइनस हुआ था तो 1 बचा था। यही साइन से यहाँ से साइन हमको पता चल गया कि साइन थीटा इक्वल टू 1 रूट में आएगा ना, ऐसे आएगा रूट में 1/4, तो ये 1/2 दे देगा। समझ रहे हैं? ये समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको याद होगा कि साइन थीटा जो होता है 1/2 ये साइन 30 के बराबर होता है। तो साइन 30 के बराबर है, मतलब थीटा कितना हो गया मेरे भाई, इसको हम लिखते हैं मेरे भाई साइन थीटा मतलब 30 डिग्री का मान है ये। तो थीटा हमारे पास 30 डिग्री आ गया ना। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या, टेन थीटा मतलब क्या, टेन 30 डिग्री आपसे पूछ रहा है। टेन 30 डिग्री क्या होता है भैया, तो बता दीजिए। टेन 30 डिग्री हो जाता है 1/√3, क्योंकि टेन 60 डिग्री √3 होता है, उसका ये रेसिप्रोकल होता है, उलट जाता है। तो ये टेन 30 जो है हमारा 1/√3 आया, जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। इस प्रकार ये भी समाप्त होता है। दूसरे क्वेश्चन के लिए तैयार रही। चलिए हालवा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 है, टेस्ट में मिलेगा, और यहाँ पर ये हम क्वेश्चन नंबर 13 डील कर रहे हैं, ठीक है। तो 13 मतलब बता रहे हैं आपको, तो कुछ नहीं है, इसके लिए एक सिंपल चीज दिमाग में रखना है कि BODMAS, ये ब्रैकेट है मेरे भाई, ये ऑफ है, ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन है और ये सब्ट्रैक्शन है। इसी क्रम में इसको सॉल्व करना होता है ऐसे क्वेश्चन को, कि पहले हम ब्रैकेट को प्रेफरेंस देंगे, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को और फिर सब्ट्रैक्शन को, ठीक है। तो बस उसी की तरह इसको ऑपरेशन कीजिए और इसको लाइए आंसर। देखिए कुछ नहीं है कि 15 है ये, -3 का 12, ये का मतलब होता है गुना, गुना का काम होता है, लेकिन का गुना से पहले काम करते हैं। तो 12 तिया 36। अब देखिए इसको एज इट इज रख दीजिए, टर्म स्किप मत कीजिएगा मेरे भाई, ज़्यादा स्किप कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो सकता है। जब आप बहुत एक्सपर्ट हैं तब फिर कुछ कर सकते हैं आप लोग। देखिए फिर देखिए 3 है, प्लस है ना, यहाँ पे 3 का 2 है, मतलब 3 दूना 6 हो जाएगा, और फिर डिवाइड बाई 2 है, बस आ गया आंसर। ये 15 हो गया, ये माइनस हो गया, डिवाइड हो जाएगा ना तो ये 18 हो जाएगा, और प्लस डिवाइड हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। देखिए 15 और 3 18 और ये 18, कुल मिला के 0 कर देगा ये हो गया आंसर मेरे भाई, ये 0। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है टेस्ट में, और यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है, मतलब 13 क्वेश्चन आपको डील कराने जा रहे थे। 13वां क्वेश्चन, तो 13वां क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये ऐसे दिया हुआ है और इस फॉर्म में दिया हुआ है। इस फॉर्म में आपको जब भी देखने को मिले और ये आंसर लाना हो, इसका तात्पर्य ये हुआ कि इसको हर दिमाग लगा करके, हर प्रकार का कैलकुलेशन कर करके, ऑपरेशन करके इसको छोटा करना है। छोटा करने के लिए हम जो भी दिमाग लगा सकते हैं वो लगाएंगे यहाँ पे। तो देखिए ये नंबर को देखिए ना, क्या है, √4 है और -√7 है। ये कब हटेगा, ये दिमाग में आना चाहिए पहली बात। तो ये रूट तभी हटेगा जब यहाँ पर कोई स्क्वायर के फॉर्म में हम ले आए। वो फॉर्म किसी भी तरह हो सकता है, a-b का होल स्क्वायर हो सकता है, a+b का होल स्क्वायर हो सकता है। स्क्वायर जैसे ही आएगा वो स्क्वायर से कट के निकल जाएगा, वही यहाँ पर भी करना पड़ेगा और वैसे ही निकलेगा। तो इसी नंबर को देख लीजिए ना, उसको हम क्या करते हैं कि 4 है, √7 है, निकल नहीं पा सकता है, तो हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो जैसे ही नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8 हो जाएगा और यहाँ 2√7 हो जाएगा, ठीक है। और 2 से चूंकि ऊपर मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ डिवाइड भी कर देंगे। डिवाइड करने से क्या होता है कि 1 हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए दूसरे जो डिनोमिनेटर पार्ट में है वही गतिविधि यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि ये जो 8 + 3 √7 जो है वो भी √7 नहीं दे पाएगा यहाँ से, क्योंकि ये 3 है, नहीं दे पाएगा, इसलिए इसको भी डबल से गुना करते हैं। तो ये 8 दूना 16 हो जाएगा और 6 √7 हो जाएगा,
और यहाँ पर हम 2 से गुना किए हैं तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और ये 2√2 देख लेंगे। कोई बात का दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझिएगा। अब देखिए इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई। देखिए √7 है यहाँ, √7 निकाल सकते हैं। √7 - 1 का अगर हम स्क्वायर इसको करें तो देख रहे हैं 7 का स्क्वायर 7 + 1 8 आ जाएगा और -2√7 यहाँ से आ जाएगा, मतलब उसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये तो √2 है ही। इसी प्रकार इसको देख लीजिए आप, तो ये क्या कह रहा है, ये √7 तो पहले निकलना ही निकलना होगा और यहाँ से हमको 3 निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2a भी फॉर्म में तोड़ेंगे तो 3 यहाँ पर आएगा। तो ये स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा तभी इससे निकल सकेगा, तो ये 2 हो गया यहाँ पे। और चूंकि यहीं तक है और ये एक अलग ही टर्म है तो ऐसे हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, ये देख रहा है आप, ये √2, ये √2 मत समझिए, इसको अंदर ही रखिए, अभी कंफ्यूज हो जाएगा आप, ठीक है। अब देखिए उसको स्क्वायर को रूट से निकाल दीजिए, तो कैसा निकलेगा, वो हो जाएगा √7 - 1 और इधर चूंकि इसके ऊपर भी रूट लगा हुआ है तो √2 हो जाएगा। अब इसमें आ जाइए, ये आ जाएगा ऐसे और नीचे आ जाएगा ये √2 और यहाँ -2√2। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग √2 से √2 ही कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, बन में नहीं करता है, क्योंकि ये जो है ये पूरा का डिनोमिनेटर है, 2 टर्म है ना, देख रहे हैं, तो ये दोनों टर्म का नीचे दिया हुआ है डिनोमिनेटर, तो इसको भी पूरे का हमारे को डिनोमिनेटर को ला करके डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काटते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मेरे भाई कि √7 - 1 है, इसको √2 को लिखते हैं अभी, और ये √7 + 3 और √2 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 × √2 2 आ जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ से -4 हो जाएगा और ये √2 यहाँ आ जाएगा। देखिए √2 अब काट सकते हैं क्योंकि दोनों की तरफ डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल हो गया, मतलब सबका इसके साथ भी गुना होकर के नीचे बचा है, ये दोनों का बाई √2 है तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, √7 - 1 और यहाँ से √7 - 1, ये दोनों 1 हो गया ना, तो ये क्या दिया, 1 दे दिया, यही हमारा आंसर आ जाता है 1, ठीक है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन को देखते हैं, ये 65 नंबर क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सा है, तुच्चा सा सवाल, एक बार में आप बना लीजिएगा। तो कैसे बनाएंगे हम इसको समझिएगा, कॉन्सेप्ट है सिर्फ। देखिए जब भी हम कोई भी नंबर, कोई सा नंबर ले, जैसे 1/2 है और 1/3 है, इसको हम देखना चाहते हैं कि कौन इसमें बड़ा है कौन इसमें छोटा है, तो हम क्या करेंगे ना कि इस चीज़ को ऐसे करते हैं, ये 3 नीचे वाला जो ऊपर से गुना कर लेते हैं और ये नीचे वाला जो ऊपर से गुना होता है, ठीक है, इसका वाला इससे, इसका वाला इससे। अब जिधर बड़ा आ जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, तो 3 वाला जाएगा तो 3 ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा और 2 वाला यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब इधर बड़ा हो रहा है, इसका मतलब समझे, मतलब ये साइड वाला बड़ा है क्योंकि 3 वाला मल्टीप्लाई होकर इधर 3 हो जा रहा है और ऐसे हो रहा है ना, 3 और 2 हो जा रहा है, इसका वाला इधर और इसका वाला इधर, तो कौन बड़ा हुआ, ये हुआ ना। इसका मतलब ये है कि ये संख्या बड़ा है, मतलब आधा जो है वो 1/3 से बड़ा है। इस चीज़ को प्रमाणित कर लेंगे ऐसे कि 1/2 ऐसे भी करेंगे तो आप 0.5 आ जाता है, देखते हैं ना, और 1/3 करते हैं तो 0.33 देता है। कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ ना 50 और वहाँ 33, यहाँ 50, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, ये हुआ, तो उसी आधार पे इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैसे चेक करना पड़ता है, तो देख लीजिए 5 दूना 10 है और यहाँ 3 तिया 9 है, इसका मतलब है सबसे बड़ी भिन्न बोल रहा है, तो 5 दूना 10 और 3 तिया 9, ये 9 आने वाला है और इधर 10 आने वाला है, तो छोटा हो गया, हट गया कैम से। अब देखिए 8 तिया 24 है, 11 दूना 22 है, ये हट गया क्योंकि इधर 22 आ रहा है, इधर 24 आ रहा है। अब ये दोनों में होगा तो 11 का 11 से करेंगे तो 121 दे देगा और 17 को 8 से करेंगे तो कितना देगा, तो 56 और 80 को जोड़ दीजिए, तो 56 और 80 को जोड़ेंगे तो 136 हो जाएगा, मतलब उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये बड़ा हो जा रहा है, मतलब ये टर्म हमारा सबसे बड़ा है, ये कट जाएगा। ऑप्शन कहाँ है मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन है और ये आंसर हो जाता है। मिलते हैं लोग, चलिए देखिए ये क्वेश्चन,
ये आपका क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन सीरीज का, मतलब मैथ्स वाला जो करवा रहे हैं, इसका अंतिम क्वेश्चन है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। दो व्यक्तियों P और Q की आयु का अनुपात 5 और 7 है। आयु का अनुपात 5 और 7 है। 8 वर्ष पहले P और Q की आयु का अनुपात 7:13 था, मतलब 7:13 था, ठीक है। तो P और Q की वर्तमान आयु क्रमशः क्या है? वर्तमान आयु क्या है P और Q का? पहले देख रहे हैं यहाँ 2 अनुपात दिया हुआ, 5 और 7। 8 वर्ष पहले P और Q की आयु का अनुपात 7:13 था। तो आप समझ रहे, व्यक्तियों का P और Q का आयु का अनुपात 5:7 है। तो ये 5:7 जो है वर्तमान का दिया हुआ है। लेकिन 8 साल पहले, 8 वर्ष पहले, मतलब मेरे भाई इसको यहाँ पर मत लिखिए। पहले तो पहले वाला चीज को लिखना पड़ेगा आपको कि 7:13 8 वर्ष पहले था। ये 8 वर्ष पहले था, -8 यहाँ पे लिख सकते हैं आप। और अब का जो है वो 5:7 है। 5:7 है। 8 वर्ष पहले वाला ये है, अब 8 वर्ष बाद ये हो जाता है। तो P और Q की वर्तमान आयु क्रमशः क्या है? तो हम देखते, देखिए एक चीज देखेंगे यहाँ पे कि ये दोनों तो कभी चेंज होगा ही नहीं। समझ रहे हैं? जैसे आपका भाई 2 साल का है और बहन 4 साल की है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 साल का है। अगर 2 साल बाद भी आप मिलेंगे तो ये जो 2 साल आपका था, बहन की 4 था, इसमें 2 का जो गैप है वो 2 साल बाद भी आप मिलिएगा ना, तो ये 4 और 6 हो जाएगा। ये गैप जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। देख लेते हैं इसमें कोई चेंज है क्या। तो ये 7 और 6 13 है, +6 का देख रहे हैं आप। और ये 5 और 7 है, +1 का गैप है, 2 का गैप है, सॉरी। ये गैप को हमको सिमिलर करना पड़ेगा। 2 जो है ना, इसको हमको 6 करना पड़ेगा। तो झोंक 6 कैसे होगा? जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 × 15 हो जाएगा और 7 × 21 हो जाएगा। देखिए अब 15 और इसके बीच में गैप 6 का हो गया। देख रहे हैं? पहले तो ये गैप को हम बना लिए। अब यहाँ देखिए कितना का अंतर, 8 का है। यहाँ भी देखिए 8 का है। मतलब 8 साल में, 8 साल पहले था नहीं है, 8 साल बाद ये, ठीक है, मतलब एक साल में 1 यूनिट बढ़ा है। तो अब क्या पूछ रहा है ये समझिएगा, ये पहले वाला है, ये प्रेजेंट वाला है। तो अब कह रहा है कि P और Q की वर्तमान आयु क्या है। तो 1 साल में चूंकि 1 यूनिट बढ़ा है, तो 15 जो है, 15 यूनिट जो 15 जो है 1 यूनिट के कारण, तो 15 हो जाएगा। 1 यूनिट अगर मल्टीप्लाई होगा 15 में तो 15 हो जाएगा। और ये 21 में से 1 यूनिट मल्टीप्लाई होगा तो 21 हो जाएगा। मतलब यही उम्र है इसका प्रेजेंट, P और Q का। ये P का है और ये Q का प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये 15 और 21 आप देख लीजिए, ये वाला आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। तो इस प्रकार आपका ये जो सेशन हमने करवाया, मतलब रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो बुक है आपके लिए लाया गया है स्पेशली, कि ये LP वाला जो है, जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है कुछ दिनों में, CBT 1 का, टेस्ट 1 का, मैथमेटिक्स सेक्शन का, ये पूरा हुआ। आपको मैं बता दूं इस सेशन को अंत करने से पहले कि मैथ्स जो है फन है। अगर आपका मन है, मन को अगर आप नियंत्रण कर लेते हैं, मतलब मन से आप अगर इसको पढ़ते हैं तो कुछ भी नहीं लगेगा, जैसा कि मैंने बताया आपको। और अगर मन ही नहीं है तो फिर मैथमेटिक्स आप बनाएंगे तो उबाऊ लगेगा। तो पहले तो मन लगाना सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, नियत तौर पे, मतलब इसको रेगुलर अभ्यास कीजिए। मन लग जाएगा तो फिर आप बड़े बड़े सवालों को यूं ही चंद मिनट में हल कर देंगे। अभी कभी आपने गौर किया है कि इन सारे एग्जाम में समय बहुत कम देता है आपको बनाने के लिए। मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड का, 1 मिनट का हार्डली टाइम दिया जाता है। क्यों देता है 1 मिनट? क्या है 1 मिनट में बनाना, समझना और इसको अप्रोच करना संभव है? संभव है कब? जब आप उस पर प्रैक्टिस किए हुए हैं। ऐसे अगर आप सोचेंगे कि एक बार में अगर कर दे तो यह असंभव है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैथ्स फन है जब आपके मन है। हमारे एक शिक्षक हुआ करते थे, शिक्षक नहीं प्रोफेसर थे, मैं उनसे पढ़ा था, उन्होंने मुझे बताया था कि मैथ्स फन है अगर आपके पास मन है। तो मन रहेगा, मतलब मन को लगने लगेगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को बना लेंगे, बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे। तो प्रैक्टिस कर लेंगे तो 1-1 सेकंड, 2-2 सेकंड में उड़ जाएगा। देखिए ना, ये हम कर दिए यहाँ पे। आपको अगर बनाना होता तो बहुत बड़े बड़े इक्वेशन बनाने पड़ते इसके,
इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है। अगर इस चीज़ को, इस प्रक्रिया को मेरे दिमाग में घुस गया है तो बस ऐसे ही मैं 2 सेकंड में करके निकाल लूँगा। इसलिए इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि प्रैक्टिस कीजिए और मन लगाने पे फोकस कीजिए। सारी डिस्ट्रैक्शन को छोड़ करके एक बार पूरे दिल से लगिए अपने तैयारी में और कम समय में इस चीज़ को एकम्प्लिश करने का कोशिश कीजिए। ये आपका फाइनल गोल होना चाहिए, क्योंकि भाई इसको करने से ही आपकी जो भी अवसर जीवन में आएंगे वो इसी पे डिपेंड करता है। आप इसको अगर दिल से समझ जाएंगे, इस पर अगर नियंत्रित कर लेंगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी जो आने वाली है वो नियंत्रण हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा। मतलब आप नियंत्रण करेंगे कुछ हद तक, और नहीं तो फिर भाई प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं है, मैं इस चीज़ को समाप्त किया हूँ। अब दूसरे सेशन में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।